Online lecture yes system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human bodies, about human bodies, part 3. Welcome all participants and attendants. 5 स्टेप हैं ह्यूमन एनाटॉमी में. द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के माने यहाँ पे हैं कि जो हमारी बॉडी को कवर करती हैं चीज़ें. जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम रेफर्स टू द बॉडीज आउटर कवरिंग, जो हमारे बॉडी के बाहर से कवर करती है. प्राइमरी कंसिस्टिंग ऑफ द इंक्लूडिंग स्किन. पहला जो है यहाँ पे स्किन आता है, दूसरा हेयर है, नेल्स है एंड ग्लैंड्स हैं. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और कवर करती हैं जिससे कि एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचा जा सके. The integumentary system is the body's outer cover, primarily composed of the skin, hair, nails and gland, nails and associated gland. जो इसके बाहर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा है अक्सर जब हमें चोट लग जाती है कोई, या पिंपल्स हो जाते हैं या किसी तरह की बोन्स हो जाती है, तो ग्लैंड स्वेल कर जाती है. तो ग्लैंड स्वेल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी बॉडी को आगे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना हुआ. It acts as a protective barrier against of the external environment. यहाँ पे एक बैरियर खड़ा हो जाता है बाहरी इन्वायरमेंट से फाइट करने के लिए, या उसके जो इन्वायरमेंट से हमें पॉल्यूशन से, इन्वायरमेंट से जो भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बॉडी को या हमारी बॉडी को, तो यहाँ पे उसे टोटल प्रोटेक्ट कर देता है और एक कंट्रोल सा लगा देता है. रेगुलेटिंग बॉडी द टेम्परेचर. एक तो पहले नंबर पे अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर गया तो टेम्परेचर राइज़ कर जाता है. अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी स्वेट ग्लैंड सिक्रेट करती हैं बॉडी के स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो ग्लैंड्स हमारे स्किन के आसपास होती हैं, तो इससे हमारी जो है स्किन ड्राई नहीं होती या बर्न नहीं हो पाती और उसे नमी मिलती रहती है. और अगर ज़्यादा ये चीज़ हो जाए तो डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो जाती है. अच्छा, हमारे जो स्किन है और ये ग्लैंड्स हैं, डिहाइड्रेशन होने से भी प्रोटेक्ट करती हैं, एक्सेस प्रेस स्वेटिंग को भी कंट्रोल करती हैं. एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो बाहर का कूलिंग जो कंडीशन है, उसको इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज़ करके बाहर की कूलिंग को बॉडी के अंदर की सिस्टम को इफ़ेक्ट करने से बचाती हैं. प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर लॉस. ये जो ग्लैंड्स टेम्परेचर हैं, यहाँ पे वाटर लॉस होने से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड फॉल्सिटेटिंग एंड सेंसरी रिसेप्शन. और इस तरीके से जो हमारी बॉडी के साथ किसी भी तरीके की अनहोनी या किसी भी अनवांटेड फीलिंग होती है या बॉडी को किसी तरीके के कोई ख़तरा होता है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं. फंक्शन इनका है प्रोटेक्शन ऑफ द पैथोजन. सबसे पहले जो हमारी स्किन है बाहर के पैथोजन से हमारे इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं. और दूसरा यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारी जो स्किन है वो कंट्रोल करती है. एंड डिहाइड्रेशन और पानी की कमी को भी कंट्रोल करती है. तो अगर यहाँ पर अगर स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हमारी डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसे हमें ट्रीट करना होता है, उसे बैलेंस में करना होता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट आके कहता है कि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, जो उनकी स्वेटिंग ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है. तो यहाँ पे एनाटॉमिकल अगर हम ग्लैंड्स के जो फंक्शन को देखें तो अपने वहाँ 3 मेडिसिनें आती हैं, S1, S2 और S5, सॉरी S3 भी है इसमें. S1 जहाँ पे हमारे जो है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करती है, बॉडी को ये वाटर हर तरीके के बैलेंस में रखती है, चाहे वो वाटर बैलेंस हो या इन्वायरमेंट के लिए मेंटेन करना हो. वाटर बैलेंस के लिए यूँ काम करती है जैसे कि आपने S1 लेना शुरू किया, वो आपके जो थ्रस्ट व प्यास को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आप पानी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, पीते ज़्यादा हैं. और अगर पसीना ज़्यादा हो रहा है तो उसके सिक्रेशन को कम कर देती है, बैलेंस कर देती है. इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखने का काम करती है S1. इसी तरीके से S2 है, अगर सिक्रेशन नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से कुछ पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं या ब्लॉक हो रही हैं ग्लैंड्स, तो उस ग्लैंड के फंक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम S2 का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरीके अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम S3 का यूज़ कर लेंगे. इसी तरीके के S5
टोटल स्किन पे काम करती है, स्किन के ग्लैंड पे भी काम करती है। तो इस तरीके से S5 जो है यहाँ पर हम पूरी तरीके स्किन आउटर सरफेस पे काम लेते हैं और इंटरनल जो है जो ग्लैंड्स हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, उन पे भी काम लेते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसरी रिसेप्शन, टच, पेन, टेम्परेचर, ये तीनों मेडिसिन से कवर कर जाते हैं। जैसे S1 है, S1 तो बैलेंस में, टच टच S3 में आ जाता है, जो सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर बढ़ी हुई है तो S3 दे करके हम उससे सेंसिटिविटी को ख़त्म कर दे सकते हैं डाइल्यूशन में। पेन, S5 अगर कहीं पे पेन है तो S5 का यूज़ करके हम पेन को मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए S5 है जो लीवर पे काम करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी F1 के साथ मिल करके। एक्सक्रीशन स्वेट, अब ये S2 में आ जाता है, S1 में भी आ जाता है और S5 में आ जाएगा। विटामिन डी सिंथेसाइज, ये विटामिन डी सिंथेसाइज भी S5 में ही आएगा क्योंकि स्किन पे काम करती है और विटामिन डी को जो स्किन को एब्जॉर्ब करने चाहिए वो यहाँ पर अगर किसी के डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है तो हम S5 देते हैं। तो विटामिन डी का ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन बढ़ा देती है। ओके, रिसीव करना स्किन का शुरू हो जाता है अगर डिफिशियंसी हो रही है। लेयर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस, तीन लेयर होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं स्किन के अंदर। पहले एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर कंटेन्स कैरेटिनाइन एंड मेलानोसाइट्स, ये दो यहाँ पर कंटेंट्स पाए जाते हैं, कैरेटिनाइन एंड मेलानोसाइट्स। आउटर लेयर बॉडी की जो तैयार होती है ये दो कंटेंट से तैयार होती है। ये कैरेटिनाइन एंड मेलिटोस डिटेल्स जब हम करेंगे स्किन के बारे में तब यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। डर्मिस, मिडिल लेयर, बीच की जो लेयर आती है, कंटेंट्स ब्लड एंड वेसल्स, नर्व एंड ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो आउटर लेयर पे सबसे अच्छा काम क्या आएगा, केराटिन एंड मेलानोसाइट। इसमें S1 और S5 का दोनों का बहुत अच्छा रोल आएगा। मिडिल के अंदर S2 का बहुत अच्छा रोल है। हाइपोडर्मिक सबकुटेनियस लेयर, डीपेस्ट लेयर्स, फैट्स, कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पे भी S5 का सिंगल अकेला रोल है। ओके, मिडिल लेयर कंटेंस ब्लड वेसल्स, नर्व ग्लैंड्स, और यहाँ पे S2 के साथ अदर जो इनकी जैसे वेसल्स की मेडिसिन है आपकी, लिम्फ वेसल्स हैं तो L1 आ जाएगी, और अगर ब्लड वेसल्स हैं तो A1 आ जाएगी, A1 और A2 A3 तीनों आ जाएगी। नर्व्स है तो इसके अंदर F1 साथ में टू, सॉरी, नर्व्स है तो इसके अंदर हम एस यहाँ पर S3 और F1 को लेते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के लिए हम S2 और S2 को F1 के साथ कंबाइन कर देते हैं। अब बायोलॉजी के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ रहा है क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है। बायोलॉजी, आप साउंड को या म्यूट कर दें। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपके डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। बायोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच है जो कंसर्न करती है स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो जीवित जंतु हैं उनके बारे में। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इन्वोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन्वॉल्व्स होते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, ओरिजिन इनकी पैदावार, और एवोल्यूशन इनका डेवलपमेंट, इनका जो एटमॉस्फेयर और के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका एवोल्यूशन, बढ़ना घटना, ये सारी चीज़ स्टडी की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, और ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है। ये कम्युनिटी सभी में होती हैं, ह्यूमन में भी आती हैं, एनिमल्स में भी आती हैं, और बैक्टीरियाज में आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती हैं। सभी जो भी बायोलॉजिकल से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्लांट्स भी हैं, उनकी भी एक कम्युनिटी होती है। जैसे कि अ, आप एक वीट का या आप कोई भी एक सीड ले लें, वो सीड जब आप डालते हैं तो उससे एक प्लांट निकलता है, वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जो है उसके अंदर तमाम से फ्रूट्स निकलते हैं जिसमें सीड्स पैदा होते हैं, और सीड्स से हम बहुत से प्लांट्स कर सकते हैं। तो ये इसका एवोल्यूशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, और ग्रोथ जब है, एक सीड हम डालते हैं तो वो ग्रोथ करती है,
और ओरिजिन उसकी पैदावार होती है, फंक्शन उसका क्या है, डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर जो उसकी बनावट है। ओके, दिस इज साइंटिफिक डिसिप्लिन एक्सपोजर how organisms interact with the each other and with their environment, how to maintain the process and how to they reproduce and adapt over time। ये किस तरीके से डेवलप करते हैं और किस तरीके से ये रहते हैं और प्रोसेस करते हैं लाइफ को अपने, और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर तैयार होते हैं, और ये पूरे टाइम चलता रहता है। देखा देखा है, कभी कोई और था यहाँ पर, आज कोई और है। हम फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे कुछ और क्रॉप्स होती है, फिर दूसरी क्रॉप्स आ जाती है। इस तरीके से एनिमल्स हैं वो ख़त्म होते हैं, नए आते हैं, इंसान जाता है, फिर नए उसकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है वर्ड्स की जो है साइकिल चल रही है, और इसमें आना जाना लगा रहता है, और इनका डेवलपमेंट लगा रहता है कि एक जाता है उसकी जगह पे दूसरा उसके प्लेस पे आ जाता है। बायोलॉजी प्रोवाइड्स इनसाइड द फंडामेंटल मैकेनिज्म दैट सस्टेन life, from the smallest cellular process and complex interactions with ecosystem. It several functions of many applied science, including medicine, biotechnology, genetic and agriculture and environment science। बायोलॉजी के अंदर जो हम स्टडीज़ करते हैं, जो जुड़ाव रखती है सेलुलर ऑलमोस्ट हमारी लाइफ के बारे में, और ये एक सभी से मिल करके इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली हर एक चीज़ से इसकी मिक्सिंग होती है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो इकोसिस्टम जनरेट करती हैं। फिर यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द अप्लाइड साइंस, और इनका जो हम स्टडी करते हैं आगे अप्लाइड साइंस में पढ़ते हैं इनको, इनके बारे में पूरी तरीके से डिटेल्स निकालते हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन साइंस, जिसमें हम ट्रीटमेंट और इलाज देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम किस तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। जेनेटिक साइंस, हम इनके जेनेटिक को चेंज करके इनके अंदर जो आने वाली डिजीज़ हैं, या हम कुछ और बेहतर तरीके से करें, जैसे अभी जेनेटिक चेंजिंग प्लांट के अंदर आ रही है, तो उससे हम एक ही प्लांट्स के अंदर कई एक दूसरे जैसे कि एप्पल के अंदर भी दूसरी चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं एप्पल के ट्री के अंदर। तो एक ये एक टेक्नोलॉजी भी है और जेनेटिक चेंज भी है। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोग्रेस है वो टेक्नोलॉजी के ही अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो बायोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, और इनके जो डेवलपमेंट है, और इन्वायरमेंटल, अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में भी पढ़ाई जा रही है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे प्लांट्स पे, हमारी बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक दूसरे के इकोसिस्टम पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये इसमें जुड़ी हुई है। बायोलॉजी डेफिनेशन, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिंपल है जो बायोलॉजी के द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम लिविंग जीवित जो जंतु होते हैं, जीवित जो प्राणी होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज़ इंक्लूडिंग लर्निंग अबाउट, इसमें हम सब सीखते हैं इनके बारे में। व्हाट इज़ द लिविंग थिंग्स ऑफ द मेड ऑफ स्ट्रक्चर, और इनके बारे में हम जानते हैं किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर, हाउ टू दे वर्क, इनके फंक्शन क्या हैं, हाउ डू द ग्रो एंड डेवलपमेंट, वेयर द कम फ्रॉम ओरिजिन, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पे जाते हैं, इसकी ओरिजिन किस तरीके, ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं। हाउ डू दे चेंज ओवर टाइम, ओवल्यूशन, ये किस तरीके से अपने आप को एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जैसे कि चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, ये चेंज होते जाते हैं। हाउ टू दे इंटरेक्ट देयर इन्वायरमेंट, जैसे कि मौसम बदलता है उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। और कभी जैसे कि था कि कभी बहुत ज़्यादा कूलिंग एज होती थी, जैसे कि अक्सर हम स्टोरीज़ में देखते रहते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा कूलिंग थी, डायनासोर थे और चले गए, फिर अब वो एनवायरनमेंट से सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत से जैसे कि एलिफेंट के बारे में बताया, गजराज होते थे किसी ज़माने में, आज नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई और ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड लाइफ, और बायोलॉजी हमारे लिए मदद करती है कि हम लाइफ को किस तरीके से जी सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन ऑफ द फीचर्स, तो यहाँ पर जो जीवित जंतु हैं उनके बारे में जो डेफिनेशन आई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द beings that is the so the characteristics of life, they are
There are made up of cells and performance various of biological process and survive, grow and reproduce. अ, जो इतने भी जीवित जंतु जिसे कह लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पृथ्वी पर या फिर संसार के अंदर, उनका जो करैक्टरिस्टिक है, जो लाइफ है, वो एक सेल पे डिपेंड करती है, सेल के ही ज़रिए डेवलप करती है। वेरियस और तमाम तरीके के बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरती हैं और उसको इफ़ेक्ट करती हैं और फिर ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस होती हैं, फिर दोबारा बनती हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं हमेशा टूटते हैं और बनते रहते हैं। तो एक सेल सिंगल सेल ही होता है एक, और इसके अंदर स्पर्म जा करके उससे मल्टी सेलुलर चेंजेस करता है। अगर स्पर्म उससे कांटेक्ट में ना आए वोम से, तो फेटस डेवलप होगा ही नहीं और सेल्स डिवीज़न होगा नहीं। और यही कई बार सेल्स डिवीज़न हमारी बॉडी के अंदर जब शुरू हो जाता है तो कैंसर्स ग्रो होता है, ट्यूमर ग्रो होता है, और या फिर एक्स्ट्रा कोई हमारे पास लिम्स डेवलप हो जाता है। जैसे कि जेनेट अक्सर देखा गया है 5 फिंगर के बजाय बजाय जो है के अलावा जो है 6 फिंगर देखी गई है, या फिर एक अक्सर एनिमल्स में भी देखा गया है कि 4 लेग्स के बजाय 5 लेग्स देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है अगर हम सेल्स सेल्स अगर किसी तरीके से एबनॉर्मल एबनॉर्मल वर्क करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले, संसार में रहने वाले, वो सेल्स से रिएक्ट करके वेरियस सेल्स जो बायोलॉजिकल हैं उसके थ्रू डेवलप होते हैं और ग्रो करते हैं अपने आप को, और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन पहला जो है इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप वन और मोर सेल्स। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक और या उससे ज़्यादा सेल्स से बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो प्रोसेस है सेकंड नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म, द कैरी आउट केमिकल रिएक्शन टू द प्रोड्यूस एनर्जी। जब ये किसी फूड के ज़रिए या किसी भी तरीके से ये जो फूड लेते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस शुरू होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिज्म अगर किसी का फेल हो गया है तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रॉपर वे में नहीं बनेगी, या तो एक्सेस बनेगी या तो कम बनेगी। लो होगा तो कम बनेगी, एक्सेस होगा तो ज़्यादा बनेगी, तो वो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमोपन में जो मेटाबॉलिज्म को है उसको भी बैलेंस में रखने का काम किया गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन साइज अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। इनका जो ग्रोथ है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है और चेंजेस भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि एक बच्चा है, पैदा होता है, बहुत छोटा सा होता है, टीन एज में आता है, फिर डेवलप होते होते एक ऐसा वक्त आता है कि वो 80-85 के आसपास पहुंच जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बॉडी का भी या प्लांट्स का भी। आपने देखा होगा एक छोटी सी शीड, एक बारीक सा शीड होता है जो बाद में बढ़कर एक प्लांट्स के शक्ल में हो जाता है और तमाम से फल फ्रूट्स देता हो जाता है। रिप्रोडक्शन, दे दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर स्पेसीज। और ये रिप्रोडक्शन जो है स्पेसीज के अंदर कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसके वजह से अ, यहाँ पे बने हुए हैं संसार के अंदर जिनका रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है, या जैसे कि अभी एक ट्रेड चला हुआ है कि मोबाइल का, जिसके वजह से बहुत से कपल के अंदर देखा जा रहा है कि मीटिंग के लिए वो टाइम नहीं है या मीटिंग के लिए प्रॉपर कंसर्न नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शंस धीमे धीमे कम हो रहा है, और फॉरेन कंट्रियों में अक्सर कम होता चला जा रहा है लगातार। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट द रिएक्ट चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, लाइट साउंड एंड टच। इनका जो रिस्पॉन्स है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अ, ये इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे चेंज होता है, लाइट आती है या साउंड आता है, टच होता है, तो ये फील करते हैं और उसके साथ उस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि साउंड, किसी को आवाज़ दिया गया या कोई एनिमल है उसमें तेज़ आवाज़ पीछे से मिली तो वो पलट के देखता है, मुड़ करके देखता है। ऐसे इंसान के अंदर भी है और भी तमाम सी चीज़ें हैं। कोई देखिए इंसेक्ट ले जाइए कभी, लाइट के ऊपर तमाम से इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर कभी गर्म
स्टिक होती है और अर्थवर्म्स के पास ले जाएँ, उसकी हीट से वो पीछे अपने आप को हटाना शुरू हो गया। लीच होती है, लीच को अगर टच कीजिए तो वो बैक होना शुरू हो जाती है। लीच में से जो कहा जाता है होमेस्टेसिस। होमेस्टेसिस द मेंटेन्स स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथ का वर्ड इसी वजह से लिया गया है कि जो इलेक्ट्रोहोमोपैथ है मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करती है। जो और डिजीज़ जब भी होती है जब हमारे बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल हो। तो ये इसका काम होम्योस्टेसिस का काम है। जान लीजिए कि इलेक्ट्रोहोमोपैथ के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करना है, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर। ओके। एडॉप्शन एंड एवोल्यूशन। ओवर जनरेशन द एडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। एडॉप्शन एडॉप्ट करती है, चीज़ें लेती हैं और देती हैं एनवायरनमेंट को। तो इस एडॉप्शन से ही इंसान यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है। एवोल्यूशन। Structure of living organism. The structure of living organism refers how to the are built or organized, starting from the smallest unit life, the cell, and going up to complete organism. यहाँ पर स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से और फिर ये आगे बढ़ता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। जैसे कि आप एक एग्स को ही ले लीजिए, अगर वो बाद में उसे अगर चूज़ा निकला तो फिर वो एक डेवलप होता है एक नई जान के अंदर और नया एक हेन या नया एक कॉक तैयार होता है, मुर्गी तैयार होती है। फिर वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि जब तक वो एग है वो एक सिंगल सेल माना जाता है। ठीक। सेल। द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैन प्रोकैटिक nucleus, non-nucleus, for example bacteria, or eukaryotics has nucleus, for example plant and animal. ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, नॉन न्यूक्लियस होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं जिसे कह सकते हैं। यूकैरियोटिक्स हैज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इनके पास होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस होता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर टिश्यूज़, इसके बाद जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज़ डेवलप होता है। जैसे कि आपने देखा है सेल्स को जब डेवलप होता है, चाहे वो फेटस ओवम हो, सेल्स से चेंज होकर के फिर टिश्यूज़ में डेवलप होता है। टिश्यूज़ इस ज़ाइगोट डेवलप करता है और ज़ाइगोट के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडीज़ कहा जाता है। टू टिश्यूज़, सेकंड नंबर पे टिश्यूज़ हैं, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that performs specific function. Example muscles, tissues, nerve tissues. Okay. Third, organs, a group of different tissues working together to perform particular task. Example heart, lung, and liver, kidney. और ये जो टिश्यूज़ आगे बन करके मसल्स और टिश्यूज़ तैयार करते हैं। मसल्स टिश्यू तैयार होता है, नर्व टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ के अंदर अब यहाँ पे आ जाते हैं जो कंप्लीट होने के बाद पर्टिकुलर टास्क। एग्जाम्पल हार्ट तैयार होता है, लंग तैयार होता है, लीव तैयार होती है, किडनी तैयार होती है। ठीक है। फिर आर्गन सिस्टम ग्रुप। इसके बाद आर्गन, सॉरी ये चौथा नंबर बहुत स्मॉल हो गया है। आर्गन सिस्टम आर ए ग्रुप ऑफ आर्गन्स द वर्क्स टुगेदर कैरी मेजर बॉडी फंक्शन, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये ऑर्गन मिलकर के एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनिज्म, अब ये जो कंप्लीट एक बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। एक कंप्लीट लिविंग बीइंग कैपेबल इंडिपेंडेंट लाइफ, इट मे यूनिसेलर वन सेल like amoeba, amoeba or multicellular many cell like human arteries. अमीबा के अंदर जो है वन सेल होता है जो ऑर्गेनिज्म है,
इसी तरह मल्टी सेलुलर जो देखा गया है वो सेल ह्यूमन के अंदर होता है और ट्रीज के अंदर पाया जाता है। ले, levels of structure organization in living organism। सॉरी, ये दो बार तैयार हो गया, ये पहला हुआ था वो डिलीट नहीं हो पाया। यहाँ पे क्लियर है, आप यहाँ पे शो देखेंगे जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ओके। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शंस to stay alive, grow, reproduce, and adopt. These functions are what distinguish living things, non-living things। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वेरियस डिफरेंट टाइप्स के जो है वाइटल फंक्शंस, जैसे कि जीवित रहने के लिए, ग्रो जिसमें है, रिप्रोड्यूस है दोबारा अपने आप को पैदा करना है, जैसे कि प्लांट्स भी दोबारा अपने आप को पैदा करते हैं, ह्यूमन भी जो है दोबारा पैदा करते हैं, एंड एडॉप्ट इन्वायरमेंट से और से एडॉप्ट करना, कहीं से किसी चीज़ को लेना, या अक्सर लेना ही होता है इसमें एडॉप्ट करना मतलब लेना। अब जैसे कि एडॉप्ट करते हैं विटामिन डी, एडॉप्ट करते हैं हम फूड्स को, और फूड्स के ज़रिए हम अपने आप के अंदर चेंज, या तो हैबिट्स को, जैसे किसी कहीं से ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन अडॉप्ट होती है चीज़ें। हेरिडिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर रोज़ रेड है, गुलाब अगर लाल है तो लाल ही होगा, तो एडॉप्शन आता है। लेकिन अगर इसमें कोई मॉडिफाई किया जाता है तो वो भी एडॉप्ट कर जाता है। कहते हैं ना कि जैसे के साथ रहो वैसा असर होता है, तो एडॉप्ट वहाँ पे भी होता है कि हम आदतें हैं बहुत से एडॉप्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग कंडीशन चीज़ें एडॉप्ट की जाती हैं और उसे ख़त्म की जाती हैं। दिस फंक्शन और वाट द टेस्टिंग लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों में है। लॉन्ग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क यही है कि नॉन लिविंग थिंग वो जो जीवित नहीं रहती हैं, जैसे कि वुडन वगैरह हैं, ये प्लांट से काट दिया जाए वुड हो जाता है, या आयरन है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इसमें एडॉप्शन नहीं है, ये जो प्रोडक्शन हो गया। अगर वुड को काट दिया, किसी ट्री को काट दिया गया, तो उसमें कोई भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन अगर जब तक वो अपना लिविंग थिंग्स में है तब तक वो बढ़ता रहता है और अपने आप को ग्रीस रखता है, सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडीज है, जब वो डेथ हो गई तो वो किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय के अंदर जाती है। ओके, तो आज का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया। सर वो